अखंडता की अनुभूति की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति। अखंडता की अनुभूति जिन्होंने किया उन्हें तत्ववेत्ता कहते हैं, अंतःविज्ञानी कहते हैं, सारा चीज कहते हैं। और हर युग में तत्ववेत्ता होते रहे और सारे तत्ववेत्ताओं ने अपने अपने ढंग से अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त किया, अखंडता की अनुभूति को व्यक्त किया। उनकी अभिव्यक्ति का तरीका भिन्न भिन्न रहा है, एक ही विषय को अभिव्यक्त करने का। विषय यह है कि उसमें सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा हो सकता है, कौन सा रहा है। अखंडता की जो अभिव्यक्ति है वह जो प्राचीनतम अभिव्यक्तियां थी वो ज्यादा वैज्ञानिक था। विज्ञान की परंपरा के तहत जो अभिव्यक्तियां थी उसमें अभिव्यक्त किया गया और अंतःविज्ञान को समझते हुए जिन्होंने अखंडता की अनुभूति को प्राप्त किया उनकी अभिव्यक्ति शैली भी ज्यादा वैज्ञानिक रही है। बहुत सारे तत्ववेत्ता हुए जिन्होंने काव्य की रचना किया, कविताओं की रचना किया, दोहों की रचना किया, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किया। ये सारे विषय को हम देखते हैं। यह भी अमूल्य धरोहर, ब्रह्म की चर्चा किया, लेकिन इन तमाम विषयों के बाद, इन तमाम विषयों की अभिव्यक्ति के बावजूद जो सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है वह अंतःविज्ञान की अभिव्यक्ति। अंतःविज्ञान की अभिव्यक्ति जो रहा वो प्राचीन सभ्यताओं में देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अष्टांग को माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की, देवी देवताओं की रचना किया, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया है। और सब अभिव्यक्ति का मूल उद्देश्य यह था कि अखंडता की अनुभूति सर्वोच्च ज्ञान। आज की परिस्थिति में सारे जीनियस लोग भौतिक विज्ञान के विविध क्षेत्रों में लगे हुए हैं। अंतःविज्ञान गौण विषय हो गया है, कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। कोई संस्थान, किसी देश के शासक, उनके लिए विषय नहीं है, आम लोगों का भी विषय नहीं है। हम विषयांतर हो गए हैं, हम भौतिक विज्ञान के प्रवाह में जी रहे हैं और भौतिक विज्ञान से प्राप्त सुखों को भोगने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। विराम नहीं है, संघर्ष है कि इन वस्तुओं का उपभोग से हम ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, इस विषय को प्राप्त कर लें तो हम ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, इतना धन हम प्राप्त कर ले तो सुखी हो जाएंगे, वो प्रयास में है। तो हम अखंडता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति के बारे में कह रहे हैं और उस अभिव्यक्ति को समझने के बाद दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं को समझना बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान। और तत्व ज्ञान को समझना, तत्व ज्ञाता बनना ज़्यादा आसान है उसके सिद्धांतों को समझने के बाद। अखंडता की अनुभूति, एक भव्य मकान को देखकर, एक महल को देख कर करके उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति किया जा सकता है, अच्छी रचनाएं दी जा सकती है, अच्छा लग सकता है। लेकिन एक इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से, उसकी बनावट के दृष्टिकोण से जो अभिव्यक्ति होगी वह सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। सुनने में ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? काव्यात्मक अभिव्यक्ति। लेकिन काव्यात्मक अभिव्यक्ति से कोई दूसरा वैसा सृजन नहीं कर सकता। लेकिन उसकी जो इंजीनियरिंग है, उसकी जो बनावट है, उसके माध्यम से जो अभिव्यक्ति की गई है, उसके अभिव्यक्ति के माध्यम से दूसरी अभिव्यक्ति करना ज़्यादा आसान। तो अखंडता की अनुभूति को अभिव्यक्त करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है उसे अंतःविज्ञान हो गया। एक खास सिद्धांतों पर आधारित है। वो सिद्धांतों को समझ लेने के बाद
उसको व्यवहारिक पक्ष दिया जा सकता है, और व्यवहारिक पक्ष को अपनाने के बावजूद फलस्वरूप हम अंतःविज्ञान के जगत में प्रवेश करते हैं, अखंडता की अनुभूति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो अखंडता की अनुभूति की जो सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है वह अंतःविज्ञान है, और अंतःविज्ञान प्राचीन सभ्यताओं से लेकर गुफा चित्रों में और भी जो प्राचीनतम अभिव्यक्तियाँ रही हैं। लेकिन समय के साथ साथ चूँकि अंतःविज्ञान पीछे छूटता चला गया, बीच बीच में जो लोग तत्ववेत्ता हुए, अखंडता की अनुभूति प्राप्त कर, वो नहीं समझ पाए उसके अंतःविज्ञान को, सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति को नहीं समझ पाए। जैसे सामान्य लोगों में तत्ववेत्ता बनना एक संयोग की बात है कि आकर्षण शून्य के प्रति आकर्षण उसे तत्ववेत्ता बना देता है, उसी तरह तत्ववेत्ताओं में अंतःविज्ञान की ओर जो सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट होना वह भी एक संयोग की बात है। इसलिए एक अंतःविज्ञानी होना व्यक्तिगत सेवों के लिए, समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है अखंडता की अनुभूति की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति देने के लिए। तो इसकी चर्चा करेंगे कि अखंडता की अनुभूति को सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति कैसे की गई है। इसकी चर्चा हम बाद में विस्तृत रूप से करेंगे।